हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। हमने पॉलिटी की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 3rd क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं किनारे, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी द people of India having solemnly resolved to constitute India। आपको प्रियम्बल पूरी याद होनी चाहिए। Constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ठीक है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens, and to secure all its citizens justice, political, social, economic, political, liberty of thought, एक्सप्रेशन। मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है, एक एक चीज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वेलिटी of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensure dignity of individual, ensure dignity of individual and unity and integrity of the nation in this constituent assembly on this 26th day of November, do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। तो ये है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, ये आपको सबसे पहले बिल्कुल याद होना चाहिए। दूसरा, इसका एक एक चीज तोड़ फोड़ कर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सोर्स ऑफ
अथॉरिटी। आप इसकी पहली लाइन देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया हमारी जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? सोर्स ऑफ पावर क्या है? तो वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरा, नेचर ऑफ स्टेट। हमारे जो नेचर ऑफ स्टेट, हमारा जो नेशन है, हमारा जो स्टेट है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर क्या है? तो आप यहां पे देखोगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये क्या है? हमारे स्टेट का नेचर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे यहाँ क्या है? पीपल है। और नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हमारे स्टेट का नेचर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। उसके बाद डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सोवरेनिटी का क्या मतलब है। सोवरेनिटी कहा जाता है कि ये कॉमन है, इसको पढ़ते हैं सोवनिटी। ठीक है, तो सोवनिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, डिसीजन इन, डिसीजन इन ऑन internal as well as ability to take decisions on internal as well as external affairs, external affairs, and make sure that you are independent, independent, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट यू आर इंडिपेंडेंट। एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, मतलब कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों पर डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता है आपके पास, और आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, ना ही आंतरिक कोई संस्था, ना ही बाहरी कोई संस्था, एक्सटर्नल और इंटरनल कोई इंस्टीट्यूशन आपको बाध्य नहीं कर सकता। ये मतलब क्या है? सोवरेनिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सोशलिस्ट। आपको पता है कि जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, आपको ये पता है। लेकिन इनडायरेक्टली जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये हमारे डीपीएसपी में था। ठीक है, हमारे डीपीएसपी में सोशलिस्ट वर्ड इनडायरेक्टली था, लेकिन इसको हमारे प्रियम्बल में 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी ने जुड़वाया था। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है? तो जो सोशलिज्म है, ये दो तरह का होता है।
एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या कहता है? डिवीजन ऑफ, या डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेशनलाइजेशन। सारी चीजों को नेशनलाइज कर दो, सारे रिसोर्सेस को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टीज के। तो ये हमारा क्या है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड, ठीक है। तो जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं दे कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। तो डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट सोशलिज्म आपको समझ में आ गया। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ इन दोनों का ब्लेंड है, ठीक है। इसको कहते हैं गांधीयन सोशलिज्म और इसको कहते हैं मार्क्सिज्म, ठीक है। हमारे यहाँ ब्लेंड है क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है? ब्लेंड है, डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट दोनों का ब्लेंड है हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। नेशनलाइजेशन भी है कई जगह पे, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे यहाँ पे। तो सोशलिस्ट, आई होप आपको सोशलिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेक्युलर, सेक्युलर। नेक्स्ट क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है कि सारे जितने भी हम, आपको पता है कि हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ क्या है? लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो क्या है? डाइवर्सिटी है ना, पूरी तरह से डाइवर्स्ड है। तो सेक्युलर क्या कहता है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। जितने भी रिलीजन्स हैं सबको क्या मिले? इक्वल रिस्पेक्ट मिले। और देयर शुड नॉट बी एनी ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए, स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए। और स्टेट जो है वो किसी सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंडिया में सारे रिलीजन एक समान है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ कौन सी है? तो हमारे यहाँ है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है?
तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो है इतनी पॉपुलेशन है, और इतनी पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी में लोगों के कितने मत होंगे। अगर सभी डिसीजन लेने लग गए डायरेक्टली तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सूट नहीं करेगी। हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें जनता अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है और वो जनता के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं, रूल बनाते हैं। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह की है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, वोटिंग सिस्टम एंड टाइमली इलेक्शन, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये कुछ उदाहरण है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, टाइमली इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर लेते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का मतलब है कि हेरार्कियल सिस्टम ना हो। ठीक है, हेरार्कियल, बहुत ही सिंपल मतलब है कि हेरार्कियल सिस्टम ना हो। ठीक है, इलेक्शन वाला सिस्टम हो, जिस कंट्री में इलेक्शन होता है, हेरार्कियल सिस्टम नहीं होता है, वही रिपब्लिक होती है। ठीक है, और इलेक्शन में भी कोई हेरार्की ना हो कि पहले बेटा चुन लिया गया, फिर उसका बेटा चुन लिया गया, फिर उसका बेटा चुन लिया गया। तो इस तरह की हेरार्की भी ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जस्टिस क्या कहता है कि देयर शुड बी 3 काइंड ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, 3 तरीके का होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अच्छा, सोशल जस्टिस में क्या आता है? सोशल जस्टिस में आता है कि कोई भी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एब्सेंस, आर्टिकल 15, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। सोशल जस्टिस कहता है कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहता है? पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहता है, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ के एंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ। सबसे ऊपर लॉ होना चाहिए, लॉ की चलनी चाहिए। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सभी जो हैं लॉ के सामने बराबर होने चाहिए, कानून के सामने सब कोई जो भी है बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है, पॉलिटिकल जस्टिस कहता है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यहां भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, की आप दूसरी जगह से हो तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती है। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक जस्टिस ये कहती है कि आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको ऑक्यूपेशन का फ्रीडम होनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक जस्टिस कहता है। तो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं लिबर्टी में। लिबर्टी क्या कहता है? लिबर्टी कहती है कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी रोड़ा नहीं होना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन दिस इज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट। ये लाइन आप पूरी तरह से रट लीजिए, दिस इज क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि आपको स्वतंत्रता तो है, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन पाथ ऑफ फ्रीडम, बट दिस इज क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिल गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस तो है, लेकिन कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं है कि आपका जो मन में आया आप वो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीमा में रह करके कुछ भी करने का अधिकार है आपको। ठीक है, तो ये आपका लिबर्टी हो गया, जैसे कि लिबर्टी ऑफ थॉट है, आपको कुछ भी सोचने का, अपनी बात रखने का, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपको कोई भी धर्म जो भी आप अपनाना चाहें आपको अपनाने का अधिकार है, पूजा पाठ का अधिकार है, कुछ भी अपना थॉट रखने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपको बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव है, राइट टू ऑक्यूपेशन है, फ्री ऑक्यूपेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इक्वेलिटी में, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आते हैं इक्वेलिटी में। ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 सबसे पहले याद कर लीजिए, जो हम करवाएंगे आगे। ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 इक्वेलिटी क्या कहता है? देयर शुड नॉट, आर्टिकल 14 कहता है एवरीवन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, इक्वल हैं। 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, there should not be any discrimination on the ground of religion, caste, sex, place of birth, religion लिख देते हैं, religion, caste, sex, place of birth, color, race एटसेट्रा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है एब्सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी रेस के हों, गोरे हों, काले हों। ठीक है, हर दिल से हमारा नाता है, तो सभी एक जैसे, सभी बराबर हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो लॉ के सामने, कानून के सामने सभी बराबर हैं। एब्सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं कि छुआछूत, इसको नहीं छूना है, ये दूसरी कास्ट का है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको बराबर अपॉर्चुनिटी, क्या कहते हैं हिंदी में, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर तरह का मौका। ठीक है, आपको बराबर का मौका मिलेगा। 18 नंबर, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, टाइटल, एब्सेंस ऑफ
privileges, टाइटल्स, किसी को कोई टाइटल नहीं होगा, जैसे महाराजा धीराज ये वो फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, प्रिविलेजेस और टाइटल्स जो होंगे, टाइटल, किसी को कोई टाइटल नहीं रहेगा, सभी बराबर हैं। ठीक है, तो इक्वेलिटी ये कहती है कि सभी को बराबर का, कानून के सामने सभी बराबर हैं, समाज में सभी बराबर हैं, और अपना रोजगार करने के लिए, अवसर के लिए, हाँ, सभी को एक समान अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब है सभी को एक समान अवसर मिलेगा। अनटचेबिलिटी, सभी बराबर हैं, किसी को छुआछूत कुछ नहीं करना है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, टाइटल्स जो हैं किसी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, किसी को टाइटल को हटा दिया गया था कि किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, फ्रेटर्निटी। बहुत ही सरल भाषा में जो मैंने समझा है वही आपको समझा दिया। फ्रेटर्निटी क्या है, फ्रेटर्निटी कहता है, यहाँ पे लिखा है इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो पहले हम ये समझते हैं इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी का कहना है, ये सबसे पहले इसका मतलब समझिए, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड। ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सभी में भाईचारा होना चाहिए। उसके बाद इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इसका क्या मतलब है, मतलब फ्रेटर्निटी में कहा गया है कि सभी क्या है, यूनिक है। फ्रेटर्निटी में क्या कहा गया कि सभी क्या है, यूनिक है। ठीक है, सभी क्या है, यूनिक है, और सभी सैक्रेड है। सैक्रेड है मतलब पवित्र है, सभी की अपनी एक आइडेंटिटी है, सभी सैक्रेड और यूनिक है। ठीक है, तो हमें सभी की डिग्निटी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेटर्निटी में एक की वर्ड क्या आ गया, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दूसरा की वर्ड आ गया डिग्निटी, और तीसरा कीवर्ड क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, आर्टिकल 1। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, समझते हैं, ये हमारा नेशन है, स्टेट है हमारा, इंडिया है, और ये छोटे छोटे इंडिया के स्टेट्स हैं। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये स्टेट्स हैं ये यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए में स्टेट्स जो है, स्टेट के पास राइट है, वो यूनियन से अलग हो सकते हैं, वहां पे यूनियन वर्ड नहीं यूज हुआ है, लेकिन अपने यहाँ कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं वो यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव राइट टू सिसीड। ठीक है, इनके पास सिसीड कर जाने का राइट नहीं है, ये सभी एक स्टेट के, यूनियन के अंडर में आते हैं, और इनके पास राइट नहीं है अलग होने का। स्टेट आपस में टूट सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बन सकते हैं, लेकिन यूनियन से अलग होकर के कोई ऐसे बाहर नहीं बैठ सकता कि ये इंडिया है और इससे बाहर होकर के ये 2-3 स्टेट बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रियम्बल है, हमने देखा प्रियम्बल का पूरा मतलब समझा हमने। अब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके दो तथ्य हैं कि पहला, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इज प्रियम्बल प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट।
ठीक है। दूसरा, प्रियम्बल इज अमेंडेबल और नॉट। मतलब प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है या नहीं, या प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है या नहीं, या प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। मार्कर ही नहीं चल रहे हैं। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो बेरूबरी इंडियन केस 1960 आया, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को शो करती है। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को शो करती है। मतलब समझिएगा कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं दे आर एम्बिग्यूअस उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल्स आर एम्बिग्यूअस, इनकी 2 से ज्यादा मीनिंग्स होती हैं। 2 and more, they have meanings 2 and more, इनके पास 2 से ज्यादा मीनिंग होती है। तो जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को शो करता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस आया 1973 में, और 1973 में केशवानंद भारती केस ने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, अपने पहले के जो डिसीजन था उसको रिजेक्ट किया, अपने जजमेंट को रिजेक्ट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पार्ट है। ठीक है, फिर इसको और ज्यादा पुष्ट करने के लिए LIC ऑफ इंडिया केस आया। एक सेकेंड, इसको और ज्यादा पुष्ट करने के लिए LIC ऑफ इंडिया केस आया 1995 में, और इसने कहा कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये थे कुछ केसेस जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल्स हैं उनकी 2 से ज्यादा मीनिंग होती है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से पर्पस लिखा गया है प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजेक्ट किया और कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 आया, जिसमें कहा गया प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब प्रियम्बल के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा, ठीक है, तो ये प्रियम्बल के बारे में था। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, तो केशवानंद भारती केस क्या कहता है, भारती केस 1973 क्या कहता है, इसका कहना है कि जो प्रियम्बल है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक एलिमेंट लिखे हुए हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वेलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। क्या इसके
बिना आप कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन कर सकते हो, डेमोक्रेसी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन कर सकते हो, रिपब्लिक के बिना कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन कर सकते हो, सोवरेनिटी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल में बेसिक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, जो बेसिक एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एलिमेंट अमेंड नहीं किए जा सकते हैं। उसके अलावा आपको पता ही है कि 1942 में अमेंडमेंट किया गया था प्रियम्बल को, एग्जाम्पल भी है, 1942 में प्रियम्बल को अमेंड किया गया था और सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो बेसिक एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिफाइन करते हैं एक्चुअल में, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रियम्बल इज अमेंडेबल और नॉट, तो आप कहेंगे कि यस इट इज अमेंडेबल बट इट्स बेसिक एलिमेंट्स कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये था प्रियम्बल का पूरा जो भी, हाँ थक गए, तो ये था पूरा प्रियम्बल। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।